नमस्कार, गो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौड़ी। हिंदुस्तान में कोई भी बड़ी घटना हो, कोई संकट हो, देश के ऊपर आपत्ति आ जाए, कोरोना फैल जाए, उसमें मीडिया का क्या योगदान है, उसमें मीडिया का क्या रोल है, ये हमेशा बहुत बड़े सवाल बनकर सामने उभरते हैं। क्योंकि मीडिया की जो भूमिका हमारे मुल्क में है वो जैसी आज है वो पहले कभी नहीं थी। आप सभी लोग लॉकडाउन में हैं और आपके पास सिर्फ ये चारा है कि आप टेलीविज़न देखें, अपना फेसबुक देखें, आप व्हाट्सएप पर जो मैसेज आ रहे हैं वो देखें, और मीडिया का कंजम्पशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और आप हमारे वेबसाइट GoNewsIndia.com पर जाकर वो चर्चाएं भी देख सकते हैं कि कैसे मीडिया का विस्तार अचानक से हुआ है लॉकडाउन के बाद में और उसके क्या असर जो है वो सामने हैं। तो हमने बात की थी पिछली बार कि मीडिया का जो बिजनेस है, मीडिया का जो व्यापार है, उसके ऊपर क्या असर पड़ा है। आज हम बात करेंगे कि मीडिया का जो आचरण है उसका क्या असर रहा है, और ये सबसे बड़ा असर रहा है मीडिया की भूमिका के ऊपर कि कैसे मीडिया ने इस संकट के दौरान अपना फर्ज निभाया है या नहीं निभाया है। इस समय हिंदुस्तान में 1 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन का हो चुका है और अभी भी लोग, गरीब लोग, लॉकडाउन की वजह से अपने घर वापस जा रहे हैं, जिनके पास में रोज़गार खत्म हो चुका है। सरकार नए नए आंकड़े रोज़ पेश कर रही है, नए नए पैकेजेस जो हैं वो दिए जा रहे हैं, लेकिन गरीबों का रुकना अभी शुरू नहीं हुआ है। इस समय हज़ारों लोग देश भर में जितने भी शिविर बनाए गए हैं कोरोना के लिए, आइसोलेशन कैंप्स जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि जैसे ही लॉकडाउन उठता है हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं। और वो इसलिए कि जो भी उनके पास में जमा पूंजी थी थोड़ी बहुत, वो ख़त्म हो चुकी है और अब खाने के लाले हैं। सबको या तो स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं, NGOs जो हैं, वो खाना दे रही हैं। आज ही हम देख रहे थे फेसबुक के ऊपर कि दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में 1100 किलो चावल, 600 किलो दाल और 1200 किलो आटा रोज वहां पर खाना बनाया जा रहा है और लाखों लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। सरकारें भी ये काम कर रही हैं, रोज आंकड़े इसको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं। लेकिन एक बात इससे सामने आती है कि सरकार ने या सरकारों ने जो आर्थिक संकट था वो ट्रांसफर कर दिया है। कोरोना का असर जो है वो सबसे ज्यादा गरीब लोगों पर है, क्योंकि सरकारों ने आर्थिक संकट ट्रांसफर कर दिया है गरीबों पर। और ठीक इसी तरह मीडिया ने इसका जो सामाजिक संकट था वो ट्रांसफर कर दिया है मुसलमानों पर। कैसे, आपको अभी बताएंगे कि किस तरह से ये संभव हो चुका है। मीडिया की भूमिका जानने से पहले हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि मीडिया कैसे काम करता है और मीडिया के जो ओनर्स हैं, जो सरमाएदार हैं, वो कौन है। एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट फ्रंटियर्स, और वो एक वेबसाइट चलाती है, मीडिया ओनरशिप इन इंडिया, मॉनिटर करती है बाकायदा। आप जा सकते हैं और देख सकते हैं, MOMI RSF, रिपोर्टर्स ऑफ फ्रंटियर, और वो आपको बताती है कि मीडिया ओनरशिप क्या है। मीडिया में माइनॉरिटीज़ के कितने लोग हैं ये आपको बताते हैं। सिर्फ एक ग्राफ हम आपको दिखाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। मीडिया ओनरशिप मॉनिटर की जो रिपोर्ट आई है 2020 की, उसमें ये बड़े बड़े आपको खानदान दिखाई दे रहे हैं। कुल 58 बड़े घराने हैं जो कि 80% इंडिया जो है का मीडिया जो है उसके ऊपर काबिज है, और यही बताते हैं देश को कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और कैसे हुआ। इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक एनालिसिस है पॉलिटिकल एफिलिएशंस की। सन टीवी जो है वो DMK के साथ चलता है, जी टीवी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलता है, एशिया नेट है भारतीय जनता पार्टी के साथ चलता है, न्यूज़ लाइव है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलता है, OTV है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलता है। तो ये तो हो गया टेलीविज़न का मामला। रेडियो में सरकार मालिक है, सरकार न्यूज़ नहीं दिखाने देती रेडियो पर, तो सरकार एकमात्र उसकी मालिक है। प्रिंट की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान टाइम्स
जो है वो कांग्रेस से संबंधित पहले हुआ करता था, अब कहाँ पर है इसे मालूम नहीं है। जागरण ग्रुप को देखें, पहले ये समाजवादी पार्टी के साथ थे, अब कहाँ पर है ये मालूम नहीं है। सकाल ग्रुप एनसीपी महाराष्ट्र में वो चलाती है। लोकमत जो है वो कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं दारदा, वो चलाते हैं। तो ये सिर्फ एक आपको झलक हमने दिखाई कि मीडिया के लोग हैं, इनमें आपको एक भी माइनॉरिटी का नाम नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान के जितने भी बड़े मीडिया घराने हैं उनमें माइनॉरिटी की जो दखलंदाजी है वो बहुत कम है। और इसका कारण ये भी हो सकता है कि माइनॉरिटी से संबंधित जो आप चीज़ें आजकल देख रहे हैं वो इसलिए भी हैं कि वहाँ पर ना एडिटर्स और ना ही ओनर्स माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। 80 के दशक में जब बाबरी मस्जिद अयोध्या का बहुत बड़ा मूवमेंट चला था तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक स्टडी की थी और बाकायदा 3 अखबारों को वहाँ पर उन्होंने इस बात के लिए जिम्मेदार पाया था कि उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के बीच वैमनस्यता बढ़ाई, झगड़ा करवाया। ये 3 अखबार थे, अमर उजाला, दैनिक जागरण और आज। इस खबर को देख के हम प्रेस क्लब गए लखनऊ के और वहाँ पर मैंने पाया कि हज़ारों लोग जो प्रेस क्लब के मेंबर थे उसमें से कोई 20-22 जो लोग थे वो सिर्फ 20-22 लोग थे वो मुस्लिम समुदाय के थे। तो उनकी शिरकत जो है वो बहुत कम है मीडिया में। और साथ ही जो मीडिया में जो पैसा है, जो पैसा जहाँ से आता है उसके बारे में भी बात करेंगे। वो इसलिए जिम्मेदार है कि मीडिया दिखाता क्या है। MOMI जिस वेबसाइट का हमने जिक्र किया और आपको ये ग्राफ दिखाया जो उन्होंने बनाया है, उन्होंने इस साल की अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि हिंदुस्तान में जो प्रेस फ्रीडम की इंडेक्स है वो और ख़राब हो गई है। आप देख सकते हैं इसको भी कि हिंदुस्तान में प्रेस फ्रीडम जो है वो इंडेक्स में 2018 में 138 पर हुआ करता था हिंदुस्तान और अब 142 नंबर पर हो गया है और ये कुल 180 देशों का लेखा जोखा है, 2 पायदान नीचे चला गया है। और इसकी जो हेडलाइन है वो ये है कि मोदी टाइटन्स हिज ग्रिप ऑन द मीडिया। और कैसे, ये आप इसमें पढ़ सकते हैं, आप वेबसाइट पर जा सकते हैं कि जब से 2019 के चुनाव हुए हैं और मोदी सरकार दोबारा जीत कर आई है, तब से उनकी भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने मीडिया पर हिंदू नेशनल एजेंडा चलाने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदू नेशनलिज्म की बात करते हैं वो बाकी सबको एंटी नेशनल बताते हैं। ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर। और साथ ही एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चलाते हैं मीडिया में, खासकर सोशल मीडिया में, कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो कि उनसे सवाल करते हैं उनको एंटी नेशनल बताया जाए और ऐसे कोई भी विषय ना उठाए जाएं जो कि उनके हिसाब से एंटी नेशनल हो। लोगों को मारने की धमकियां आती हैं, खासकर महिलाओं को निशाना बनाया जाता है और ये सब इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और जहां तक सरकार का सवाल है, रिपोर्ट का कहना है कि सरकार ने कई सेडिशन केसेस, देशद्रोह के जो केसेस हैं 124A के अंतर्गत, वो उन लोगों पर थोप दिए हैं जो कि उनसे सवाल करते हैं और जिनमें आपको याद होगा कि ऐसे तमाम इंटेलेक्चुअल और पत्रकार शामिल थे 100 जिनके खिलाफ ये केस किया गया था क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम एक चिट्ठी लिख दी थी। तो ये तो बात हुई कि मीडिया के ऊपर कैसे दबाव बनाया जा रहा है। अब हम बात ये करते हैं कि मीडिया ने कैसे कोरोना की जो जिम्मेदारी है सामाजिक रूप से वो मुसलमान के ऊपर डाल दी है। तबलीगी जमात का एक जलसा हुआ दिल्ली शहर में, निजामुद्दीन में, और ऐसा ही जलसा उनका महाराष्ट्र में होना था, लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस ने उनको पहले तो ये जलसा करने की इजाज़त दे दी, लेकिन बाद में जब उन्हें लगा कि कोरोना वायरस बहुत बुरी तरह से फैल रहा है तो उन्होंने ये जो इजाज़त थी वो वापस ले ली और
जो महाराष्ट्र में मुंबई शहर में जो जलसा होना था तबलीगी जमात का, वो नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया और उनका जलसा होने दिया गया। जब जलसा हो गया तो वहाँ पर कोई 9,000 लोग थे और 9,000 में से कहा जा रहा है कि कोई 1,000 लोग बाहरी देशों से वहाँ पर आए थे, इंडोनेशिया से आए थे, मलेशिया से आए थे, मिडल ईस्ट से आए थे, और उनकी वजह से पूरा का पूरा एक क्लस्टर वहाँ पर पैदा हो गया। और सरकार लगातार अपने ब्रीफिंग्स में ये कह रही है कि 1/3 जो हिंदुस्तान में मरीज़ हैं वो तबलीगी जमात के इस जलसे की वजह से हैं। तो ये कैसे, मैं आपसे कह रहा हूँ कि, और इसको बढ़ा चढ़ा कर मीडिया ने पेश किया, जिसकी वजह से जो जिम्मेदारी कोरोना की थी वो मुसलमानों को ट्रांसफ़र हो गई। ठीक वैसे ही जो जिम्मेदारी आर्थिक है वो ट्रांसफ़र हो गई है गरीब लोगों को, जो अपने घरों को वापस चले गए हैं और या जो अपने घर अब लॉकडाउन के बाद वापस जाना चाहते हैं। अगर ये लॉकडाउन एक बार उठ गया तो आप समझ सकते हैं कि हमारे मुल्क में उसके कारखानों में काम करने वाले लोग नहीं होंगे। हमारे रिपोर्टर्स सिद्धार्थ पांडे, अंजलि ओझा, अजय झा लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये जो लोग आइसोलेशन कैंप्स में रह रहे हैं उनका सिर्फ ये कहना है कि लॉकडाउन आप उठने दीजिए और हमें अपने घर जाना है। और कुल ऐसे 14 करोड़ लोग हिंदुस्तान में हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य काम धंधे की तलाश में पहुँचे हुए हैं। तो ये बात समझ लीजिए कि कोरोना का जो उसकी जो जिम्मेदारी है वो ट्रांसफ़र हो गई है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जिसने कि जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में जब तक लॉकडाउन नहीं लगा था 15 लाख लोगों को इस मुल्क में आने दिया, उनकी स्क्रीनिंग नहीं की गई, और जब वो लोग अपने अपने गंतव्य तक पहुंच गए तब राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी गई कि ये सारे लोग आपके राज्यों में हैं और आप इनको आइसोलेट कीजिए और इनकी स्क्रीनिंग कीजिए और इनका इलाज कीजिए। तो कोरोना जो इस समय हिंदुस्तान में है वो सिर्फ उन लोगों की वजह से है जो कि बाहर से यहाँ पर इसे लेकर आए हैं। हिंदुस्तान में अपने आप कोरोना नहीं फैला है। लौट के मीडिया पर एक बार फिर आते हैं और आपको बताते हैं कि मीडिया के हालात इस समय क्या हैं। पिछले दिनों में मीडिया, जब से लॉकडाउन हुआ और जब से कोरोना फैला, इसकी दहशत फैली, लोगों ने मीडिया देखना ज़्यादा कर दिया है। एक नज़र डालते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे मीडिया देखना ज़्यादा हो गया है। और साथ ही जो टेलीविज़न पर मीडिया के जो एड्स हैं, जो एडवर्टीज़मेंट हैं, जो विज्ञापन हैं, वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं और जिनमें सबसे ज़्यादा संख्या NGOs की है जो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरा, सरकारी जो इश्तहार है, सरकारी जो विज्ञापन है, वो कोई दुगने से भी ज़्यादा हो गया है, 2.5 गुने के आसपास जो है वो हो गया है। और इसकी वजह से मीडिया के अलग अलग में हंगामा मचा हुआ है कि कैसे ये जो नया एडवर्टीजमेंट आ रहा है इसको हासिल किया जाए, और उसे हासिल करने के लिए कैसे सरकार जो बातें कर रही है या सरकार जो बातें सुनना चाहती हैं, जो कि आपने देखा कि बाकायदा कहा गया है कि एक हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा जो है वो चलाया जा रहा है, वो उसको आगे बढ़ चढ़ कर चलाया जा रहा है। और इस हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा में ये भी शामिल है कि आप विपक्ष जो है, कांग्रेस पार्टी हो या बाकी विपक्ष के दल हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो DMK हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, उनको निशाना लगातार बनाते रहे। कलकत्ता शहर में सिर्फ 11 केस हैं। जब सिर्फ 11 केस थे कोरोना वायरस के, वहाँ पर सेंटर ने, केंद्र सरकार ने अपनी टीम भेज दी, और 1200 केस अहमदाबाद में थे, वहाँ टीम नहीं भेजी। पूरा ध्यान कलकत्ता शहर के ऊपर रहा और ममता बनर्जी जो कह रही हैं उसके ऊपर रहा कि वो वहाँ पर ढंग से काम नहीं कर रही हैं। लेकिन ये किसने इसका डिसीजन लिया, ये आप समझ सकते हैं कि वो केंद्र से ही गया होगा कि आप अहमदाबाद मत भेजिए और कलकत्ता भेज दीजिए। तो इसकी राजनीति जो है वो भी 3 चीज़ें हैं। तो उसमें ट्रांसफ़र जो है, आर्थिक जो ट्रांसफ़र है वो गरीबों पर, सामाजिक जो ट्रांसफ़र है मुसलमानों पर, और राजनीतिक जो ट्रांसफ़र है वो विपक्ष पर। ये मीडिया की भूमिका अब तक साफ साफ रही है। और इसमें बहुत ही कम ऐसे मीडिया चैनल्स होंगे, चाहे वो टेलीविज़न पर हों, चाहे वो ऑनलाइन हो, और चाहे वो अखबार हो, जो इससे अछूते रहे हों। इसकी वजह से अब एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है। आपको ये भी बताते हैं कि इस समय भारत की जो सरकार है और राज्यों की जो सरकार हैं, वो देश के तीसरे सबसे बड़े एडवर्टाइज़र बन गए हैं।
देखिए एक नज़र इस पे भी डालिए कि 2 बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान लीवर जो आपके खाने पीने के सामान बनाती हैं, घर में इस्तेमाल के सामान बनाती हैं, रैकेट बेनकिसर, ये इन अगर 2 कंपनियों को छोड़ दें तो इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उस सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट टेलीविज़न के ऊपर बता रही है। आईटीसी, पीएनजी, ये सारी एफएमसीजी कंपनियां हैं और सरकार जो है वो खर्च कर रही है और इस खर्चे को अपनी तरफ खींचने के लिए मीडिया के जो घराने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की आवाज़ में आवाज़ मिला करके बोल रहे हैं। अब इसका असर क्या हुआ है? जब बड़े बड़े एंकर ये कहते हैं कि ये देश 80% हिंदुओं का है, 80% हिंदुओं में सभी शामिल हैं। 80% हिंदुओं में वो भी शामिल हैं जिन्होंने शिवसेना को वोट दिया, जिन्होंने डीएमके को वोट दिया, जिन्होंने ममता बनर्जी को वोट दिया, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और जिन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को वोट दिया। लेकिन ये मीडिया के जो बड़े बड़े घराने हैं ये अपने आप को, अब पहले भारतीय जनता पार्टी ये काम करती थी लेकिन अब मीडिया वाले ये काम करने लगे हैं कि वो अपने को 80% हिंदुओं का प्रवक्ता मानने लगे हैं कि 80% हिंदू ये चाहते हैं और उस 80% के नाम पर आप चाहे सोनिया गांधी को गाली गलौज कर लीजिए, चाहे आप अरविंद केजरीवाल को गाली गलौज कर लीजिए और या आप किसी जो भी आपके विरोध में बोलता है उसको गाली गलौज कर लीजिए। इसका असर ये हुआ है कि ट्रस्ट जो है, मीडिया ने जिस तरह से मुस्लिम लोगों को टारगेट किया है, तबलीगी जमात को टारगेट किया है, उसका असर ये हुआ है कि जो एक ट्रस्ट होता है सरकारी मशीनरी में वो टूट गया है और उस ट्रस्ट के टूटने की वजह से लोग डॉक्टरों को निशाना बना रहे हैं अगर वो उनकी बस्ती में जाते हैं उनकी सहायता के लिए, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते डॉक्टर को। उनका कहना यह है कि हमको निशाना बनाया जा रहा है। वो ये नहीं समझते कि डॉक्टर उनकी मदद के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो ये ट्रस्ट जो टूटा है, जिसके लिए सरकार को ऑर्डिनेंस लाना पड़ा है कि अगर आप डॉक्टरों से बदतमीजी करेंगे, उन पर हमला करेंगे तो आप 7 साल तक जेल जा सकते हैं। इस ऑर्डिनेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी यदि ये जो विश्वास है ये ना टूटा होता। खुद प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ा कि कोरोना वायरस किसी भी जाति, धर्म, रेस को नहीं मानता है। लेकिन ये बात अब तय है हिंदुस्तान में कि कोरोना वायरस की जो जिम्मेदारी है वो सरकार से हट करके या तो गरीब पर पहुंच गई है या माइनॉरिटीज़ पर पहुंच गई है और या विपक्ष पर पहुंच गई है। ये बात सरकार को पसंद नहीं आएगी लेकिन ऐसा हो रहा है और चूंकि ऐसा हो रहा है ये बताना आपको ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस दौरान लॉकडाउन जारी है, अभी भी काफ़ी सख्ती जो है वो बरती जा रही है और वो ज़रूरी भी है। वो इसलिए कि हिंदुस्तान जैसा गरीब मुल्क है, बड़े बड़े मुल्क जो हैं, बहुत अमीर जो मुल्क हैं वो इसकी मार झेल रहे हैं। उसके बारे में भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दूसरे मुल्कों में चीज़ें हो रही हैं। अमेरिका में लोग लॉकडाउन तोड़ करके बाहर आ रहे हैं। अब से लेकर के मई के पहले हफ्ते के बीच में वहाँ के 25 राज्यों में, अमेरिका के में एक बाकायदा एक समय सारणी बनाई गई है कि कौन कौन से राज्य में कब लॉकडाउन तोड़ने के लिए लोग सड़कों पर निकलेंगे। और इसके बावजूद कि वहाँ की सरकारों ने कह रखा है कि आप अपने घर में रहें। अमेरिका में हालात जैसे आप जानते ही हैं, 40-42 हज़ार लोग जो है वो वहाँ पर उनकी मृत्यु हो चुकी है और कोरोना वायरस का जो प्रकोप है इसमें अमेरिका सबसे ऊपर पहुंच चुका है। वहाँ पर भी सरकार ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से इसकी जिम्मेदारी जो ट्रांसफ़र की जाए चीन के ऊपर। चीन जहाँ पर अब बहुत ही कम केसेस आ रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये चीनी वायरस है और हमारे यहाँ भेजा गया है किसी साजिश के तहत। ऐसे ही हिंदुस्तान में एक साजिश के तहत माइनॉरिटीज़ हो, विपक्ष हो और या गरीब हो, उनको निशाना बनाया जा रहा है, जो कि किसी भी देश के लिए एक अच्छी बात नहीं है। आज इतना ही, नमस्कार।